हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मंजरी पाठ के आ गए हैं हम पाठ 9 में 1 बजे फूले कदम्ब तक। हम इस पाठ का वाचन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, प्रश्नोत्तर और भाषा की बात भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब आ गए हैं हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर। बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप MCQs भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहा करते हैं। ये पाठ लिखा है वैद्यनाथ मिश्र जी ने और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने वर्षा ऋतु का या सावन के महीने का आप कहें तो बेहद खूबसूरत वर्णन किया है। पाठ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, यानी विकल्प करना तो अब बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। 20 अंकों के अनुसार आप अपने उत्तर चेक करते जाएं या एक कॉपी पे सादे पेज पर लिखते जाएं कि आपके उत्तर कितने सही हैं और मुझे अंक जरूर बताइएगा कि 20 अंक, अगर ये 20 विकल्प हैं तो आपने कितने अंक हासिल किए। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 हासिल करते हैं यानी आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। 17, 16, 17, 18 मिल रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, और इससे कम है इसका मतलब वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करिए जिससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि स्व मूल्यांकन साथ में होता जाए। तो शुरू करते हैं MCQ। पहला प्रश्न है, मेघ बजे फूले कदम्ब के रचयिता हैं। रचयिता यानी कि रचनाकार, इसे किस कवि ने लिखा है। यह जो नाम है हमारे पास विकल्प के रूप में, पहला है अज्ञेय जी, फिर नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन और जयशंकर प्रसाद जी में। तो जल्दी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उत्तर लिख लिया होगा। मैच कर लीजिए अब अपना उत्तर, जो कि है नागार्जुन। पाठ का नाम, पाठ के जो कवि हैं वो वैद्यनाथ मिश्र जी हैं, जो कि हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से कविताएं लिखा करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपने 1 नंबर हासिल कर लिया होगा। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। तो नागार्जुन का पूरा नाम है रामनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, गोपाल नाथ मिश्र या फिर नयननाथ मिश्र। तो दे दीजिए अपने आप को दूसरा नंबर, क्योंकि आपका जवाब है बिल्कुल सही, जो कि है वैद्यनाथ मिश्र। जी हाँ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, एक बार जोरदार तालियां बजा लें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दामिनी शब्द का क्या अर्थ है? दामिनी शब्द का प्रयोग आपने अक्सर अपने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने के दौरान किया होगा। प्रकाश, बिजली, रोशनी या फिर उजाला। तो दामिनी का अर्थ, यहाँ सारे ही शब्द आप देखिए कहीं ना कहीं रोशनी और प्रकाश से संबंधित हैं, लेकिन सही अर्थ आपको पहचानना है। तो दामिनी का सही अर्थ होता है बिजली। जो आसमान में बिजली चमकती है उसे, उसका पर्यायवाची शब्द के रूप में हम उसे दामिनी, तड़ित या चपला भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिचंदन की उपमा किसे दी गई है? यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे हरिचंदन कहा गया है? याद आ गया ना हरिचंदन? तो पंख को, पानी को, मौसम को या फिर रेत को। तो दे दीजिए अपने आप को चौथा नंबर, क्योंकि आपका जवाब है बिल्कुल सही। पंख यानी कि कीचड़ को यहाँ पर हरिचंदन की उपमा दी गई है। ठीक, हरिचंदन यानी पीला चंदन या केसर हम उसे कहते हैं। अभिनंदन का अर्थ है, इस शब्द का प्रयोग आपने अक्सर शादी के कार्ड, जो आपके घर में अब उद्घाटन के कार्ड आते होंगे या किसी भी प्रकार के शुभ अवसर के जो कार्ड आपने देखे होंगे, इनविटेशन कार्ड, उसमें आपने शब्द का प्रयोग तो बहुतायत में देखा होगा। बर्थडेज, होर्डिंग्स, इन सब में भी इसका प्रयोग होता है। जन्मदिन के अवसरों पर भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इस शब्द का अर्थ क्या है। स्वागत, सत्कार, खातिर या फिर उपरोक्त सभी। जी हाँ, कोई भी आपको 5वां नंबर लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जवाब है बिल्कुल सही और इसका जवाब है उपरोक्त सभी। क्योंकि स्वागत, अभिनंदन, सत्कार और खातिर ये सभी एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, खातिर शब्द जो है वो उर्दू का है, बाकी सभी हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसान किसका अभिनंदन करते हैं? ठीक, किसानों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो वर्षा ऋतु जब आती है तो किसान उसका अभिनंदन करते हैं, उसको उनको बेहद आवश्यक लगने लगती है वो चीज़? सूर्य का, हल का, बैलों का, खेत का। तो देखिए, सारी ही चीज़ें अगर हम सामान्य रूप से सोचते हैं
तो सारी ही चीज़ें किसान के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। सूर्य की भी ज़रूरत पड़ेगी, भाई फसल उगाएगा तो सूर्य की रोशनी भी चाहिए, हल की भी चाहिए, बैलों की भी चाहिए और खेत भी चाहिए। लेकिन हम विकल्प का उत्तर ढूंढते हैं कविता के हिसाब से, पाठ में जो पंक्तियां हैं उसके हिसाब से। तो हमारी जो पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि जो किसान है वो हल का अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? जो अभिनंदन है वो किसका किया जा रहा है? वेलकम, हल का किया जा रहा है। ठीक, तो अपने नंबर जल्दी जल्दी मैच करते जाएं। हम धीरे धीरे 20 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। दादुर शब्द का अर्थ है, इस पाठ में हमने दादुर शब्द का प्रयोग सुना है, अब आपको बताना है उसका अर्थ। दादुर को हम कहते हैं मेंढक कहते हैं, छिपकली कहते हैं, मनुष्य कहते हैं या फिर सांप कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, दादुर यानी कि टर टर बोलने वाला मेंढक। ठीक है। कंदुक के समान कौन झूल रहे हैं? कंदुक यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। कंदुक के समान कौन झूल रहे हैं? आपने संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया होगा, वास्तव में कंदुक से खेला होगा। तो अब आप बताइए कंदुक यानी क्या होता है? जी हाँ, कंदुक यानी गेंद होता है, बॉल जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पर उस बॉल के समान कौन से ऐसे फूल हैं जो यहाँ से वहाँ झूल रहे हैं? गुलाब के फूल, कदम्ब के फूल, मोगरे के फूल या फिर चंपा के फूल? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 8वां अंक हुआ आपका, कदम्ब के फूल, क्योंकि पाठ का नाम ही है भाई फूले कदम। तो जब कदम पाठ का ही नाम है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से वही झूल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आ गए हैं हम अपने विकल्प नंबर 9 की ओर। टहनी शब्द का अर्थ है, टहनी का यहाँ पर अर्थ पता करना है। वृक्ष से, जड़ से, शाखा से, तने से, ये सारे के सारे जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं ये पेड़ का हिस्सा है। ठीक है, ये पेड़ का कोई ना कोई हिस्सा, पार्ट ऑफ द प्लांट है, ट्री है। आपको बताना है कि यहाँ टहनी शब्द का अर्थ कौन सा है। तो जी हाँ, 9वां नंबर भी हुआ आपका। टहनी शब्द का अर्थ शाखा से होता है, यानी ब्रांच जिसे आप कहते हैं, जिस पर पक्षी बैठा करते हैं, अपना घोंसला बनाया करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं बादल, नभ, अंबर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो विकल्प होते हैं कई बार ये बहुत स्लाइड सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। परीक्षा में भी कुछ ऐसा थोड़ा सा आपके दिमाग को परेशान करने के लिए मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप जब थोड़ा सा जरा सा भी आप दिमाग लगा लेंगे तो आप उसका हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, नभ और अंबर बादल, आसमान के पर्यायवाची हैं, और बादल कहाँ होते हैं? वो भी आसमान में होते हैं। तो बहुत माइन्यूट सा यहाँ पर बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा अंतर है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे फट से आप इसका अंतर पहचान जाएंगे, जैसे कि आप अभी पहचान गए हैं। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द है, जी हाँ बिल्कुल सही, 10वां नंबर हुआ आपका। मेघ का पर्यायवाची है बादल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 11वें विकल्प की ओर। नागार्जुन जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं क्या ये नागार्जुन जी की हैं, और इसमें से कौन सी उनकी प्रसिद्ध रचना है ये आपको खोजना है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर जो नागार्जुन है उनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं। तो जब आपने इसका कवि परिचय पढ़ा होगा तब निश्चित रूप से आपने जाना था कि युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, ये सब की सब उनकी विशेष रचनाओं में से एक है ना। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मेघ बजे फूले कदम में वर्णन किया गया है, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? बादलों की उमड़ घुमड़ का, ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण, यानी आवाजें किस किस प्रकार की होती हैं जब वर्षा ऋतु होती है, सावन का महीना आता है, मेघ के इंतजार का, या फिर का और खा दोनों। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेघ बजे फूले कदम में किसका वर्णन किया गया है। जी हाँ, जब हमने पाठ पढ़ा था तो यहाँ पर बहुत सारे हमने आवाजें भी सुनी थी,
ठीक है, बारिश का इंतजार भी सुना था और साथ में ढेर सारी आवाजें भी सुनी थी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बादलों की उमड़ घुमड़ भी थी इसमें और साथ ही साथ ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण है कि जब बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाजें होती हैं, जब वो पेड़ों के पत्तों पर गिरती हैं कैसी आवाजें आती हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे साउंड यानी कि आवाज के बारे में, ध्वनि के बारे में भी इस पाठ में, कविता में पढ़ा था। धरती का हृदय धुला है का तात्पर्य है धरती पूरी धुल गई है, वर्षा ऋतु आई, पानी से पूरी फ्लोर साफ होता है, वैसे धरती धुल गई है, या फिर धरती वर्षा के आने से तृप्त हो गई है। प्यासी धरती पर जब वर्षा की बूंदें गिरी तो वो तृप्त हो गई है। जैसा प्यासा व्यक्ति पानी पीकर अपने आप को बहुत तृप्त महसूस करता है, क्या धरती ने भी वैसा ही किया है? धरती पावन हो गई है, या फिर धरती ने बारिश के होने से स्नान कर लिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, धरती वर्षा के आने से तृप्त हो गई है, यानी उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया है। अगला है कंठ का अर्थ है। कंठ यानी क्या होता है? आवाज होती है, गला होता है, गर्दन होती है, या फिर सुर होता है? जी हाँ, 14वां नंबर हुआ आपका, क्योंकि आपका जवाब है बिल्कुल सही, जो है गला। कंठ यानी होता है गला, गले से निकलती है आवाज, गर्दन होती है गले के पीछे का हिस्सा, और जो सुर होते हैं वो हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर यानी वाद्य यंत्रों से लगाते हैं या फिर गले से निकालते हैं। तो जब आप सरगम गाते हैं तो बात सुर की हो जाती है, लेकिन सरगम गाई कहाँ से? कंठ से गाई, गले से गाई, और गले से क्या निकली? आवाज। बहुत छोटा छोटा सा अंतर है जो जानना है बेहद जरूरी। तो यहाँ पर कंठ का अर्थ है गला। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। धरती का विलोम शब्द है भू, भूमि, वसुधा, अंबर। प्रश्न पर ध्यान दें कि यहाँ पर पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो धरती, अंबर, इसका विलोम शब्द जवाब सही ये होगा। तो मुझे लगता है 15 नंबर आपके हो चुके हैं। तो बस 4-5 प्रश्न और फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप अपने नंबर कि आपने अपना स्व मूल्यांकन किया तो कितने नंबर हासिल हुए। बढ़ते हैं आगे। आंख का तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया हो। नेत्र, लोचन, चक्षु, या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, जवाब है बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। क्योंकि नेत्र, जब भी हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम नेत्र का प्रयोग करते हैं। जब हम ईश्वर की वंदना में या ईश्वर भगवानों की स्तुति करते हैं तो हम अक्सर राजीव लोचन कहते हैं भगवान के नयनों को, तो वो भी तत्सम शब्द हुआ। चक्षु शब्द का प्रयोग भी, ईश्वर के चक्षु कितने सुंदर हैं, तो चक्षु कमल के समान हैं। तो यहाँ पर भी आप जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं वो तत्सम शब्द हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। शब्दार्थ की गलत जोड़ी है। ध्यान दें, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न, गलत जोड़ी है, आपको ढूंढना है वो वाला जो गलत है। तो पंख, कीचड़, बिल्कुल आप टिक करते जाएं कि ये सही है या गलत। दादुर, मोर, कंदुक, गेंद, अभिनंदन, स्वागत। तो अब आप जब थोड़ा सा शब्दार्थ की तरफ जाएंगे कि हमने शब्दार्थ के दौरान पढ़ा था, पिछले कुछ विकल्पों में भी अभी हमने इससे मिलती जुलती कुछ बातें की हैं, तो याद आ जाएगा आपको कि पंख यानी कीचड़ बिल्कुल होता है। कीचड़ में खिलने के कारण ही कमल को पंकज भी कहा जाता है। दादुर, मोर, तो दादुर का मोर होता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये बताएंगे आप। कंदुक का गेंद बिल्कुल होता है, और अभिनंदन को हम स्वागत कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो जवाब हुआ सही, दादुर का अर्थ मोर नहीं मेंढक होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा 17वां विकल्प। पढ़ते हैं आगे की ओर। नागार्जुन जी की रचनाओं में, नागार्जुन जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें किस विषय को लिया है, किस तरीके की उन्होंने रचनाएं की हैं, वो स्थितियां यहाँ पर 4 दी हैं। क्या उन्होंने महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है? क्या उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का वर्णन किया है? क्या उन्होंने त्रस्त और पीड़ित मानव के प्रति अपनी विशेष सहानुभूति दिखाते हुए वर्णन किया है? या फिर उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में हमेशा बच्चों की समस्याओं के बारे में बात की है? तो जो नागार्जुन थे
इन्होंने बहुत वर्सटाइल साहित्य लिखा है, मतलब अलग अलग चीज़ों पर साहित्य लिखा है, परंतु जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो त्रस्त और पीड़ित मानव के प्रति विशेष सहानुभूति लिए हुए हैं। ये हमने उनके कवि परिचय में ये पंक्ति पढ़ी है, अगर आपको याद आ जाए तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो त्रस्त और पीड़ित मानव मतलब दीन दुखी परेशान लोग जो किसी ना किसी समस्या से ग्रसित हैं, उनका वर्णन इनके साहित्य में विशेष रूप से मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नागार्जुन जी का जन्म हुआ था किस, जो यहाँ पर जगह दी हैं, जो प्रदेशों के या शहरों के नाम हैं, आपको पता लगाना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। दरभंगा जिले में, आपके अपने उत्तर प्रदेश जिले में, तमिलनाडु में या फिर पटना जिले में। तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिले में। तो आप सही उत्तर टिक कर लें, अपने उत्तरों से मिला लें। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसका सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात की है और बोलते बोलते सुनते सुनते हमारी जो आंखें हैं उनके सामने एक दृश्य सा उपस्थित हो गया है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सावन में फैली हरियाली का, फूले हुए कदम्ब का, मेंढक के टर्राने का या फिर का और खा दोनों का वर्णन किया गया है। तो जी हाँ, इतनी खूबसूरत सी कविता में निश्चित रूप से वो सिर्फ मेंढक के टर्राने का वर्णन तो करेंगे नहीं कि काव्य तो लिखा और सिर्फ मेंढक की टर 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 पूरी कविता में लिख दी, तो ऐसा तो कोई कवि करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आपको ढूंढना है सही उत्तर। बचे हैं हमारे पास 2 विकल्प। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम वो दोनों को छोड़कर चुनेंगे घा वाला विकल्प, जो हमसे कहता है कि जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, सावन में फैली हरियाली का वर्णन किया गया है इस कविता में, और फूले हुए कदम्ब का वर्णन किया गया है। जी हाँ, फूले हुए कदम्ब का वर्णन। तो हम यहाँ पर विकल्प कौन सा चुनेंगे, घा वाला विकल्प चुनेंगे, क्योंकि उसमें दोनों विकल्प शामिल हैं। अब कीजिए अपना स्व मूल्यांकन, यानी कि आपको 20 में से कितने नंबर मिले हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए 20 में से 20 कितने हैं, और यहाँ पर आपको अपनी ईमानदारी से ये मुझे बताना है, क्योंकि ईमानदारी के बहुत सारे पाठ भी हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरे बच्चे इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें सच नंबर बताना है। तो 20 में से 20 जिनके आए हैं उनके लिए क्लैप। 15 से 18, 17, 19 के बीच में जिनके हैं वो थोड़ी जो गलतियां हो रही हैं पाठ को भूलने की, उसके लिए वीडियोस दोबारा देख लीजिए, अपनी बुक से ये पाठ दोबारा पढ़ लीजिए, ताकि ये जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाएं। इससे अधिक समस्या होने पर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना संदेह, अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर 1 से 10 और 15 के बीच नंबर आए हैं, यानी कि समस्या थोड़ी गंभीर है, यानी रिवीजन ज़्यादा करने की आवश्यकता है, तो उसको और पढ़िए, पाठ को और जानने समझने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर एक समस्या का निदान कुछ ही देर में कराएगा। यहाँ पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स जो लेकर आया है सौगातें आपके लिए, उनमें से कुछ एक यहाँ पर दी हुई हैं। CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, MP बोर्ड, साथ ही साथ बिहार बोर्ड। इसके अलावा ओलंपियाड्स की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। आपको स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ली जाती हैं, और साथ ही साथ जो जितने भी सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड होते हैं, जो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं, आपके विषय के ज्ञान को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, उसकी तैयारी भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कराई जाती है। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक गूगल फॉर्म को फिल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के बारे में मैं बार बार नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है लाइक आप कर रहे हैं, शेयरिंग आप कर रहे होंगे, और साथ ही साथ कमेंट जो है वो तो आप करते ही हैं। ठीक है, आज के कमेंट्स पर रहेगी विशेष नज़र, क्योंकि आने वाले हैं आपके अंक और मैं देखूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें एक नए पाठ के साथ, नए उमंग, नए उत्साह और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।